स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसे कि हमारे अतीत में लेसन 2 व्यापार से साम्राज्य तक का लेसन 2 चल रहा था, उसके काफ़ी पेजेस मैंने आपको रीड करा दिया है। अब हम लास्ट में आ चुके हैं, इसके लास्ट पेजेस में आज आपको रीड कराने जा रही हूँ। हमारा लास्ट यहाँ पर पैराग्राफ जो बचता है वो है कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत आने के साथ साथ देश में शासन और सुधार के नए विचार तो अवश्य आए, किंतु उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। कंपनी जब भारत में आई तो उसके साथ साथ देश में शासन के सुधार के नए विचार भी उनके साथ भारत में आए, लेकिन जो शासन के सुधार के विचार भारत में आए उनमें मेन बात क्या थी? सैनिक ताकत थी। यानी सैनिक ताकत को बढ़ाना जरूरी होता था, तभी शासन अच्छी तरीके से हो सकता था। मुगल फौज मुख्यतः घुड़सवार और पैदल सेना थी। जो मुगल फौज थी वो कैसी थी? या तो घुड़सवार सैनिक थे या पैदल सैनिक थे। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। मुगल सैनिकों को तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षित पैदल सेना की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसान बड़ी तादाद में थे। आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय जमींदार मुगलों को पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। यानी ग्रामीण इलाकों में जो किसान थे उनके पास शस्त्र भी थे और उनको चलाने की नॉलेज भी थी। तो आवश्यकता पड़ने पर क्या होता था? जमींदार लोग जो थे मुगलों को पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में यह सूरत तक बदलने लगी जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा। 18वीं सदी में बनारस और अवध और बनारस के सैनिकों को सेना में भर्ती करके उनको सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब सैनिकों की भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही आर्मी कहते थे। 18वीं सदी के 1820 के दशक में युद्ध तकनीक में बदलाव आने के साथ कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। 18वीं सदी में युद्ध करने की तकनीक में बदलाव आया, जिसकी वजह से घुड़सवार टुकड़ियों की कमी होती गई। इसका कारण यह था कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र में भी लड़ रहा था। यहाँ सिपाही मस्केट और मैचलॉक से लैस होते थे। मतलब उस समय जब ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा और अफगानिस्तान से लड़ाई कर रहा था तो वहाँ के लोग जो थे वो आधुनिक चीज़ों से लड़ाई करते थे, जैसे मस्केट तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक एक वो उसको पहनकर, उससे मैचलॉक होती है बचाव की एक जैकेट, उसको पहनकर बंदूकों की सहायता से लड़ाई लड़ते थे, ना कि भाले, तीर और तलवारों से। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक जरूरतों का ध्यान रखना पड़ता था और अब उनकी पैदल टुकड़ी का महत्व बढ़ता जा रहा था। कंपनी को क्या करना पड़ता था? सिपाहियों की बदलती सैनिक जरूरतों का ध्यान रखना पड़ता था। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति का विकास करने लगे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। ठीक है, जो सिपाही थे उनको आधुनिक तकनीकों से प्रशिक्षित किया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी अधिक नियंत्रित था। इन प्रयास में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी। क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना तैयार करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जातीय और सामुदायिक भावनाओं पर ध्यान नहीं देते थे। लोगों के लिए अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को छोड़ना इतना आसान नहीं था। भाई अंग्रेज लोग जो थे वो अच्छे सैनिक तैयार करने के लिए वो यह नहीं देखते थे कि कोई हिंदू है, मुस्लिम है, हमारा ईसाई है, कोई भी है, लेकिन हमारे जो भारतीय लोग थे वो जातिवाद में ज़्यादा विश्वास रखते थे। क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? 1857 के विद्रोह में हम जान सकते हैं कि सिपाही क्या महसूस करते थे। वे कौन हैं? इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उसकी तरफ सिपाहियों का क्या नज़रिया था, इस विद्रोह के बारे में हम आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे। निष्कर्ष। अब इस लेसन का क्या निष्कर्ष निकलता है? ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिहाज से भारत आई थी और धीरे धीरे वह एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन उसने यहाँ पर हमारे राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करके यहाँ पर राज्य करना शुरू कर दिया। 19वीं सदी की शुरुआत एक नई भाप तकनीक के आने से इस प्रक्रिया में और तेजी आ गई। उस समय तक समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लग जाता था, लेकिन भाप से चलने वाले जहाज़ों से ये यात्रा केवल 3 हफ्तों में पूरी हो जाती थी। पहले 6 से 8 महीने लगते थे और कहाँ अब 3 हफ्तों में ही ये यात्रा पूरी, यानी 1 महीना भी नहीं लगता था। इसके बाद तो बहुत से अंग्रेज अपने परिवारों के साथ भारत आने लगे। पहले तो भाई ज़्यादा समय लगता था तो आने में आफत लगती थी, दिक्कत होती थी, इतना समय सफ़र में उसका खर्चा ज़्यादा। लेकिन जब समय कम हो गया यात्रा का तो बहुत से अंग्रेज जो थे वो अपने परिवार के साथ भारत में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी ने अपना कब्जा कर लिया था। 1857 तक भारत के 63% भूभाग पर
और 78% आबादी पर कंपनी का कब्जा हो गया था। और देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा था, डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट। इस तरह से व्यावहारिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया था। इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, मतलब कहीं डायरेक्ट और कहीं इनडायरेक्ट दोनों रूपों से पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया था। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लेसन 2 व्यापार से साम्राज्य तक। इसे हमने आज रीड किया है। इसके शॉर्ट और तो कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैं ऑलरेडी आपको सेंड कर चुकी हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के साथ साथ अपने बुक को भी रीड करना है, और जिन्होंने बुक परचेज़ नहीं की है वो बुक परचेज़ कर ले, ताकि आपको ईजिली ये लेसन समझ आएगा, तभी आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने में आसानी होगी। ओके, चलिए तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लेसन को रीड कीजिएगा। ओके, थैंक यू।